पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मोथरवाला देहरादून में बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरक कार्यों, नवाचारों, स्टार्टअप, स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत और पर्यावरण संरक्षण एवं लोक संस्कृति से जुड़े विषयों को प्रभावी रूप से सामने रखते हैं, जिससे लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने आमजन के प्रयासों को एक मंच प्रदान किया है। इससे देश के कोने कोने में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को पहचान मिल रही है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वातावरण बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम अनवरत रूप से निरंतर जारी है, जो करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है। पुष्पों से अपना आशीर्वाद देकर मेरा स्वागत किया। मैं भी उनका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं, अपने सभी साथियों का भी, युवाओं का भी। और सच में अभी विनोद चमोली जी ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में और गागर में सागर बनने का काम किया है। आप कल्पना करिए कि 133वां संस्करण, मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने, किसी भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष ने अनवरत रूप से चुनाव के समय को छोड़ दिया जाए, जिस समय आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के अतिरिक्त जो भी समय होगा, उन्होंने किसी भी महीने इस संवाद को ब्रेक नहीं होने दिया, इस संवाद को टूटने नहीं दिया, अनवरत रूप से इस संवाद को रखा। और मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम होगा कि इसी राष्ट्राध्यक्ष ने इतने लंबे समय तक अपने देशवासियों से संवाद किया है। और सच में ये संवाद बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रोत्साहन करने वाला है। और ऐसे लोगों को जो कर्मनिष्ठ लगातार अपनी साधना में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं है, ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर उन्होंने एक तरह से एक मान्यता देने का काम, उनको पहचान देने का काम अपनी मन के कार्यक्रम के माध्यम से किया है। उन सबका प्रोत्साहन किया है। और प्रोत्साहन ही नहीं, इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी, जो लोग अनेक अनेक समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेक छोटे छोटे स्थानों पर बड़े काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में रहकर भी शानदार काम कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अपने काम करते जाइए, करते जाइए, कभी न कभी किसी न किसी की नजर तो जरूर पड़ जाएगी। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी है। कई बार हमारे कार्यकर्ता बहुत बार काम करते करते ये सोचने लगते होंगे कि मैं बहुत काम करता हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है। थोड़ी देर के लिए ऐसा लग सकता है, कुछ समय के लिए लग सकता है, कुछ महीनों के लिए लग सकता है, कुछ लोगों को बरसों भी लग जाते हैं। लेकिन जो काम करता है, जो काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो ज्यादा दिनों तक छुपा हुआ नहीं रह सकता है, क्योंकि एक न एक दिन उसका काम जरूर सामने आ जाता है। इसलिए सतत रूप से हम सबको भी काम करना है। आज हमारे पास, हमारे देश के अंदर जो नेतृत्व है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में, वो विश्वव्यापी नेतृत्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज शासकीय आवास पर गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान आगामी हेमकुंट साहिब यात्रा 2026 की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
ट्रस्ट अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को 20 मई को पहले जत्थे के विदाई समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने बताया कि 23 मई को कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। सरकार यात्रा को सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। तो 20 मई को पहले जत्थे की विदाई समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। 23 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने का मुख्यमंत्री ने इस दौरान उन्हें भरोसा दिलाया। सीएम धामी से हेमकुंड साहिब ट्रस्ट अध्यक्ष की ये मुलाकात की आप तस्वीरें देख रहे हैं और इस दौरान उन्होंने समारोह में निमंत्रण भी दिया मुख्यमंत्री को आने के लिए। और अब खबर देहरादून के विकासनगर क्षेत्र के मेदनीपुर गांव स्थित वन गुर्जर बस्ती में अचानक लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दर्जनों घर इसकी चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गए। इस हादसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं घरों में रखा राशन, कपड़े, बर्तन, गेहूं, चावल और नकदी सब जलकर राख हो गया है। घटना के समय कुछ लोग घरों में मौजूद थे, जबकि कई लोग घर से बाहर गए हुए थे। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुछ लोगों के झुलसने की सूचना है, जिनका अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। पहले सूचना मिली थी, हमारी एक गाड़ी सैलाकुई से और एक विकासनगर डाक पत्थर से गाड़ी आई थी। हमने पूर्ण से बुझा दिया गया है। गुजर बस्ती में आग लगी थी यहाँ पे धर्मावाला मेहंदीपुर में। बाकी कोई जनहानि नहीं हुई इसमें। छोटे छोटे बच्चे थे, एक बुढ़िया थी घर पे, कुछ मालूम नहीं है किस कर लगी क्या होया। यहाँ सारा सामान, पैसे, जो गेहूं काट ला रखी थी, भूसा, सारे बर्तन, कोई चीज बची नहीं। सब कुछ फूक गया, 1.5-2 लाख रुपए फूक गए और भूसा, गेहूं, कपड़े, बर्तन, सेलर, सब कुछ फूक गया जी। कैसे लगी आग? ये पता नहीं जी, हम गेहूं काटने जा रखे थे उधर जट्टोले में और यहाँ आग लगी हुई थी। छोटे से बच्चे थे और माँ थी यहाँ बुढ़िया सी एक, उसके भी पैर फूक गया। क्या नुकसान हुआ आपका? कम से कम 2 लाख रुपए और सारा सामान, बर्तन, कैश। उत्तराखंड के गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महतोश मोड़ पर सितारगंज कार्यक्रम के लिए जाते समय उनका काफिला पहुंचा, जहां फूल माला और नारेबाजी के बीच भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गोदियाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उठे सवालों को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश बताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। गोदियाल ने दावा किया कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फेसबुक आईडी या फेसबुक पेज मेरा है ही नहीं। मेरे को किसी ने कहता हुआ कुछ सुना हो, मेरा वीडियो ऑडियो कुछ अगर हो, अब लिखने को तो मैं भी पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक वो बना दूं, क्या बोलते हैं उसको, आईडी बना दूं और उस पर कुछ लिख दूं। तो ये मैंने उसी दिन उसका, हमारे साथियों ने तो उसका कंप्लेंट भी किया। अब सरकार को चाहिए कि उसकी हकीकत जाने। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सरकार झूठे बातें बनाकर कांग्रेस के नेताओं पर थोपती है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी सितारगंज में प्रोग्राम में भाग लेने बाई रोड गदरपुर से निकल रहे थे। गदरपुर विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी जितने हमारे नगर पंचायत गदरपुर के जितने पार्षद लोग हैं दिनेशपुर से, सारे कार्यकर्ता वरिष्ठ यहाँ उनके स्वागत के लिए पहुँचे हैं। और इस पे हमारे राजकुमार ठुकराल जी, और मुझे लगता है जनमानस में एक आक्रोश जो आज जो परिस्थितियां है और बदलने का माहौल सारे जनता। और अब खबर मसूरी से है, जहां विगत वर्ष 16 सितंबर को आए भीषण आपदा का असर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक देखने को मिला है। यहां पर कई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई हैं और मसूरी देहरादून को जोड़ने वाला पुल टूट गया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा वेली ब्रिज बनाकर मार्ग को सुचारू किया गया था, लेकिन अब पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर लगातार जाम की शिकायतें मिल रही थी और लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ रहा था, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा यहाँ पर एक और वेली ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसे मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री ने जनता को समर्पित कर दिया है। इस ब्रिज को लेकर
लेकर लगातार भ्रामक प्रचार किया जा रहा था और इसे असुरक्षित बताया जा रहा था। इसके बाद आज लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार द्वारा वैली ब्रिज का निरीक्षण किया गया और इसे जनता के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताया गया। साथ ही यहां पर 12 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जो 4 महीने में बनकर तैयार होगा। तो आपको मैं बता दूं, जो ब्रिज हमने ये बनाया है 40 मीटर लंबा, ये यातायात के लिए सुरक्षित है। और जैसे कि अभी बीच में कुछ लोगों ने इसमें ये अफवाह उड़ाई कि अभी पार्ट लगने बाकी हैं, तो वो पार्ट हमारे लगने बाकी नहीं, पार्ट जो लगने थे उसमें पूरे लग चुके हैं। हमारा ब्रिज चौकी 45 मीटर के हिसाब से हमने यहाँ पे पार्ट लेकर तो बचे हुए पार्ट्स वो ब्रिज पे रहे थे यहाँ पर जो। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे हैजार्ड के लिए सेफ्टी पर्पज से डेलीमिटेड मार्किंग, हैजार्ड मार्किंग, वो बोर्ड जो कितनी स्पीड लिमिट के लिए कितने, जो हमारा 20 टन का जो इसमें हमने अलाउ किया है एक बार में एक भारी वाहन जो है, तो उसके बोर्ड भी हमने यहाँ पर फिक्स। टिहरी गढ़वाल जिले के घनसाली थाना क्षेत्र के सांकरी गांव में 22 वर्षीय विवाहिता पूनम देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जिस दिन उसकी पहली शादी की सालगिरह थी, उसी दिन उसका शव घर पर मिला। देर रात तबीयत बिगड़ने पर पति और ससुर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। शव पर चोट के निशान और एम्बुलेंस के बजाय कार की डिग्गी में लाने को लेकर भी सवाल उठे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर ससुर को हिरासत में ले लिया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। मामला है और कोई भी अगर उनको चेहरा पे मैंने अभी देखा है बाप बेटे का, उनको कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है कि ये चीज हुआ है। हमारी एक बहन बेटी जो कि सांकरी भुट्टू में उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, अभी भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और ये घटना कल रात को माँ, लड़के की माँ और बाप और चाची ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। सारे लोग जब बॉडी को देखा है तब पता लगा है कि ये चंपावत जिले के टकनपुर क्षेत्र में शारदा कॉरिडोर के तहत चल रहे कार्यों के बीच शारदा नदी में भारी मशीनों से कथित अवैध खनन के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अरुण एंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा पोकलेन मशीनों से नदी की खुदाई कर बड़े पैमाने पर खनन सामग्री ट्रकों से बाहर भेजी जा रही है, जिससे आसपास के गांवों का खतरा उत्पन्न हो गया है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद महरा ने ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते विवाद के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए खनन में लगे वाहनों को पकड़ लिया और मशीनों को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं कंपनी से चैनलाइजेशन कार्य बता रही है। ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सितारगंज में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के प्रथम आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण पाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में नेताओं ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जन विरोधी नीतियों को लेकर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष ने अंकिता भंडारी मामला और काशीपुर में किसान आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। वही बिना नाम लिए भाजपा नेताओं पर भी तंज कसा। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए गोदियाल का पुतला फूका और वापस जाओ के नारे भी लगाए, जिससे क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। ये सीमित नहीं, बल्कि मैं जब से सुबह से काशीपुर जसपुर से चला हूँ, तब से हर जगह कार्यकर्ताओं में उमंग और जोश है। सितारगंज में चूंकि आज कार्यक्रम था तो यहाँ ज़्यादा जोश है, तो ये जोश निश्चित रूप में अंजाम तक पहुँचेगा और नवतेज जी और हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी नारायण पाल जी, ये और उसके साथ साथ कई और साथी हैं, विष्ट जी हैं और जंग जी हैं। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार की पहल एक बार फिर सफल साबित होती हुई नजर आ रही है। 22 अप्रैल से 15 जून 2026 तक संचालित केदारनाथ हेली शटल सेवा की ऑनलाइन बुकिंग ने रिकॉर्ड समय में पूरा लक्ष्य हासिल कर लिया है। 15 अप्रैल को शाम 6 बजे पोर्टल खुलते ही महज 1.5 घंटे में 31,400
50 सीटें पूरी तरह बुक हो गई थी। इस दौरान आपको बता दें कि 6:10 से 6:32 तक सबसे अधिक बुकिंग दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 51% यात्रियो65 ने स्वयं ऑनलाइन बुकिंग की, जबकि शेष अन्य माध्यमों से हुई है। उत्तराखंड पर्यटन के टूरिस्ट हेल्पलाइन कॉल सेंटर द्वारा की गई 565 रैंडम कॉल्स के विश्लेषण में पाया गया कि करीब 51% बुकिंग स्वयं यात्रियों से की गई, जो डिजिटल सशक्तिकरण की ओर बढ़ता संकेत है। व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने रखने के लिए प्रति यूजर अधिकतम 2 बुकिंग और 12 सीटों की सीमा तय की गई है, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को अवसर मिल सके। विधायक आशा नोटियाल ने इस पर व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हेली शटल सेवा को पारदर्शी, सरल और सुरक्षित बनाने का जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। इससे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी और यात्रा अनुभव भी बेहतर हुआ है। सेवाएं 8 कंपनियां वहाँ पे शुरू हो गई हैं और वहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं हैं। 8 कंपनियों के माध्यम से श्रद्धालुगण ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं और केदार धाम की यात्रा कर रहे हैं। मेरा सभी श्रद्धालुगणों से ये भी अपील है कि बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, तो आप पहले सही जानकारी लीजिए कि आपको किस कंपनी के माध्यम से जाना है। जो भी आपकी बुकिंग कई बार फर्जी आईडी बना करके भी लोग हेली कंपनियों के साथ का नाम दे करके फ्रॉड कर देते हैं और यात्री को पता नहीं चलता। जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री क्षेत्र में एसडीआरएफ ने एक बार फिर तत्परता दिखाते हुए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। 25 अप्रैल की रात पुलिस चौकी गंगोत्री से सूचना मिली कि GMVN गेस्ट हाउस में एक कर्मचारी को सांस लेने में गंभीर समस्या हो रही है। सूचना पर उप निरीक्षक आशुतोष चौहान ने एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके के लिए रवाना की। टीम ने भोजवास स्थित गेस्ट हाउस पहुंचकर लगभग 50 वर्षीय प्रबंधक कैलाश रावत को अचेत अवस्था में पाया। कठिन और दुर्गम पैदल मार्ग होने के बावजूद टीम ने उन्हें सुरक्षित निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोत्री पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। और अब खबर देहरादून से है, जहां हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्वयं हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर राजधानी देहरादून के MDDA कॉम्प्लेक्स में स्वर्गीय बहुगुणा की मूर्ति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह स्वर्गीय बहुगुणा भारत सरकार में अनेकों पदों पर रहते हुए पहाड़ की चिंता की और उनके विकास के लिए काम किया। सीएम ने कहा कि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन किया, जो आज प्रेरणा का स्रोत है। सीएम धामी ने कहा कि आज उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूं। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा जी हम सबके वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई, इन्होंने भी काम किया उसके साथ, और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हर बार यहाँ पर
देहरादून के डोईवाला क्षेत्र से खबर है, जहां कोतवाली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़क किनारे और वाहनों में शराब पीने व पिलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 14 व्यक्तियों को मौके से पकड़कर थाने लाया और पूछताछ के बाद उन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। सभी के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत चालान कर जुर्माना भी वसूला गया। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन सुनिश्चित करना है। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना बसंत विहार क्षेत्र के हरबंशवाला बैरियर पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट स्कूटी सवार 2 संदिग्धों के रुकने के बजाय भागने का प्रयास करने पर पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। मौके से 2 देशी तमंचे, जिंदा व खोखा कारतूस और स्कूटी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी बताए जा रहे हैं, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो भागते बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। देहरादून के आईटी पार्क स्थित एटीएस कॉलोनी में निवासियों ने बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि बिल्डर लंबे समय से उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट जैसी घटनाएं करता आ रहा है। इस संबंध में पहले पुलिस में शिकायत की जा चुकी है, मुकदमा भी दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद घटनाएं रुक नहीं रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समय समय पर फिर से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे कॉलोनी में असुरक्षा का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में सख्त कार्रवाई कर स्थानीय समाधान किया जाए, ताकि कॉलोनी में शांति व्यवस्था बनी रहे। सास ससुर के साथ जो आरोपी हैं उन्होंने गाली गलौज की, मेरे पति को मारा पीटा, उनके कान का पर्दा फट गया है, मेरे को और इनको जान से मारने की धमकी दी और मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज और बहुत कुछ ऐसा कहा जो मैं बयां भी नहीं कर सकती। ये सब होने के पश्चात मैं बस इसीलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमें न्याय मिल सके, हम एक सुरक्षित समाज में रह सकें जहां स्त्री, छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन सब आराम से और सुरक्षित महसूस करें। पुनीत अग्रवाल जी यहाँ पे एक आतंक का माहौल उन्होंने बना के रखा है। अभी 13 अप्रैल को जो है डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट हैं अनुज शर्मा, उनकी पत्नी भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, दोनों लोगों को बुरी तरीके से मारा। अनुज शर्मा जी के कान का पर्दा फट गया, उनकी पत्नी को जो है हाथ पकड़ के अंदर घसीट रहे थे, उनके कपड़े फट गए, उनके संग बड़ी बदसलूकी की। उन्होंने एक आतंक का माहौल बना के यहाँ पे रखा हुआ है। इसके पहले दिसंबर में मेरे ऊपर हमला किया था, उसके पहले दिवाली में बच्चे पटाखा छुड़ा रहे थे तो उन पे पिस्टल बोल्ट करके दौड़ाए थे। 2023 में भी ऐसे ही उन्होंने किया था, बच्चों पे पिस्टल तानी थी पटाखा छुड़ाने में। कुछ बच्चे छोटे थे, 5-7 साल के बच्चे थे, 2-3 उनको पकड़ लिया, उनको किसी का बाल हिलाया, किसी का गला पकड़ के टांगा। तो इस तरह का एक माहौल उन्होंने बहुत बना के रखा हुआ है, खराब करके रखा हुआ है माहौल। पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो मेरा मेडिकल वगैरह मैंने उनको सबमिट किया हुआ है, अब वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट की वेट कर रहा हूँ मैं, तो उसके हिसाब से शायद कुछ धाराएं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मेरा ये जो कान का पर्दा है उसमें आया है मेडिकल में। आज धरने पे भी आप लोग बैठे हो? हाँ जी। पुलिस कार्रवाई कर रही है? हाँ जी। धरना किस बात का है? धरना हम ये चाहते हैं क्योंकि इसकी ये पहली घटना नहीं है, ये लगातार बार बार ऐसा करता जा रहा है, तो इसके खिलाफ कुछ पक्का कुछ होना चाहिए, जिससे ये समाज जो है